आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के अध्याय 6 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक के बारे में। हमारे जीवन में बहुत सारी रासायनिक घटनाएं प्रतिदिन घटित होती रहती हैं, जिसमें पदार्थों का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है और इन परिवर्तनों को हम भौतिक या रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कुछ पदार्थों में ऐसा होता है कि परिवर्तन का कारण अगर हटा लिया जाए तो वह पुनः प्रारंभिक पदार्थ यानी मूल पदार्थ में बदल जाता है। इस तरह का परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जबकि दूसरी तरफ कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें पदार्थों के संगठन ही बदल जाते हैं, उनकी रासायनिक संरचना ही बदल जाती है और एक नए प्रकार का पदार्थ बन जाता है। ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब हम जानेंगे भौतिक परिवर्तन के बारे में। ये वे परिवर्तन होते हैं जिसके अंदर पदार्थ के भौतिक गुण और उनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उनके रासायनिक गुणों में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। और इसके अंदर यदि परिवर्तन का कारण यदि हटा लिया जाए तो पुनः प्रारंभिक पदार्थ यानी मूल पदार्थ हमें प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे जल द्रव अवस्था में होता है, उसे यदि गर्म किया जाए तो वह गैस अवस्था में बदल दिया जाता है। अब गर्म करने की जो घटना, इसको हटा दिया जाए, ये जो कारण है इसको हटा दिया जाए तो ये गैसीय अवस्था पुनः प्रारंभिक अवस्था में बदल जाएगी, यानी कि वह जल अवस्था में बदल जाएगा। इसी तरह से वाष्प को ठंडा करें या द्रव को ठंडा करें तो हमें ठोस अवस्था यानी कि बर्फ प्राप्त हो जाती है। तो ठंडा करने के कारणों को यदि हटा दिया जाए तो बर्फ पुनः अपने मूल अवस्था में पहुंच जाती है। तो ये भौतिक प्रकार का परिवर्तन है, क्योंकि इसके अंदर केवल भौतिक गुण यानी उसकी अवस्था में ही परिवर्तन हो रहा है। इस तरह के कुछ अन्य उदाहरण हैं। लोहे का चुंबक में बदलना, नौसादर जिसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं का ऊर्ध्वपातन, शक्कर का पानी में घुलना इसके उदाहरण हैं। भौतिक परिवर्तन के गुण या विशेषताएं। पदार्थ के भौतिक गुणों की अवस्था, रंग और गंध में ही परिवर्तन होता है। जो चीज़ें दिखने योग्य होती है उन्हीं में ही परिवर्तन परिलक्षित होता है। और यदि हम इस परिवर्तन का कारण यदि हटा लें तो पुनः प्रारंभिक पदार्थ, पुनः मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है। भौतिक परिवर्तन सदैव अस्थायी होते हैं, एक ही अवस्था में कभी एक बार में बने हुए नहीं रहते हैं। कारणों को हटा लिया जाए तो इनकी अवस्था बदल जाती है, तो इसीलिए ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, केवल मूल पदार्थ की अवस्था में ही परिवर्तन होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन। ये वे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण और उसके संगठन में बदलाव होता है और हमें एक नया ही पदार्थ प्राप्त होता है। रासायनिक परिवर्तन होने पर यदि हम परिवर्तन का कारण हटाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें पुनः मूल पदार्थ प्राप्त हो जाए। उदाहरण के तौर पर कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन की आपस में क्रिया होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक नए ही रासायनिक संगठन वाला पदार्थ बनता है। अब इस अभिक्रिया के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड से पुनः कोयला प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा रासायनिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण हैं, जैसे दूध से दही का जमना, हम दही से पुनः दूध प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बनी हुई सब्जी का खराब होना, लोहे पर जंग का लगना। रासायनिक परिवर्तन के गुण। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुण और संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से बिल्कुल अलग तरह का होता है और सामान्यतया पुनः प्रारंभिक पदार्थ को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है और इससे बनने वाले पदार्थ का संगठन एकदम नया होता है, यानी कि इससे नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक समीकरण।
किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता है, उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को यदि संक्षिप्त रूप में लिखना हो तो हम रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं, जिन्हें तीर के निशान के पहले यानी बाईं तरफ लिखा जाता है। और तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा को बताता है, जिसके दाईं तरफ उत्पाद यानी क्रियाफलों को लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण को लिखने के कुछ महत्वपूर्ण चरण हैं, जिनको ध्यान में रख करके हम समीकरण को लिख सकते हैं। समीकरण में सबसे पहले क्रियाकारक को लिखते हैं और उसके पश्चात तीर का निशान और उसके बाद में उत्पादों को लिखा जाता है। यदि क्रियाकारक और उत्पादों की संख्या एक से अधिक है तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। जैसा कि हम उदाहरण में देख रहे हैं, क्रियाकारक की संख्या 2 है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो हमने इसके बीच में धन का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगाया है। रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही उसका क्षय होता है, यानी कि तीर के दोनों तरफ क्रियाफल और क्रियाकारक दोनों के अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या समान होती है। रूप बदल जाते हैं लेकिन परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वह द्रव्यमान संरक्षण के नियमों के अनुसार होती है। जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का होता है। इसे हम समीकरण को संतुलित करना भी कहते हैं। दोनों तरफ अभिक्रिया के दोनों तरफ अणुओं की संख्या यदि बराबर नहीं है तो हम उनकी संख्या को घटा बढ़ाकर समीकरण को संतुलित करते हैं, और इसके लिए हम अनुमान विधि का प्रयोग भी करते हैं, जिसका उदाहरण हम आगे देखेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके उसके अलावा जो दूसरे परमाणु हैं उनको संतुलित करेंगे और उनके बाद में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का संतुलन किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं प्रोपेन। प्रोपेन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल का निर्माण होता है। 2 अभिकारक हैं, 2 उत्पाद हैं, तो हमने दोनों के मध्य में प्लस के चिन्ह का प्रयोग किया है। अब हम समीकरण को संतुलित करेंगे। क्रियाकारकों में कार्बन अणुओं की संख्या यहाँ पर 3 दर्शाई गई है, हाइड्रोजन अणुओं की संख्या 8 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है। इनको हम संतुलित करेंगे तो कार्बन को 3 करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन हो गए 6 और ये 7। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है, यहाँ हमने 4 लिखा और ऑक्सीजन के आगे लिखा 5। तो अब ये समीकरण संतुलित है। कार्बन की संख्या 3, हाइड्रोजन की संख्या और ऑक्सीजन की संख्या 10। इस तरह से समीकरण को संतुलित किया जाता है। दाईं और बाईं तरफ प्रत्येक अणुओं की संख्या समान है। समीकरण को संतुलित करने के बाद में अभिकारकों और उत्पादों की जो भौतिक अवस्था है, कौन सी अवस्था के रूप में क्रियाकारक भाग ले रहे हैं, कौन सी अवस्था में उत्पाद हमें प्राप्त हो रहे हैं, उन अवस्थाओं को भी हम संकेत के रूप में एक कोष्ठक में लिखते हैं। यदि पदार्थ ठोस अवस्था में है, परमाणु ठोस है, तो हम उसके निकट ही S लिखेंगे, द्रव है लिक्विड तो L लिखेंगे और गैस है तो G लिखेंगे। अभिकारक और उत्पाद जब जलीय विलयन में हो, एक्वस रूप में हो, तब हम उसे AQ से लिखते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया करवाते हैं, यानी चूने की जब हम जल के साथ क्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, जो एक जलीय अवस्था में होता है। तो हम इसके पास में संकेत के रूप में AQ लिखेंगे। अभिक्रिया यदि उत्क्रमणीय है तो दोनों दिशाओं को दर्शाता हुआ तीर का निशान लगाएंगे, जिससे ये पता चलता है कि अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और उत्पाद पुनः क्रियाकारक का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया संपन्न होने के लिए
हम जो तापमान दाब का प्रयोग करते हैं, उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, उसको भी तीर के निशान के ऊपर और नीचे लिखते हैं। अब यदि अभिक्रिया ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी है तो उसके लिए संकेतों का प्रयोग करते हैं। ऊष्माक्षेपी है तो अभिक्रिया के अंत में हम प्लस लिखते हैं और जितनी ऊष्मा की मात्रा बाहर निकलती है अभिक्रिया के दौरान उसकी मात्रा को लिख दिया जाता है। और यदि अभिक्रिया ऊष्माशोषी है तो उस अभिक्रिया के दौरान जितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है उस मात्रा को माइनस का चिन्ह लगा करके लिख दिया जाता है। जैसे कि एक उदाहरण में नाइट्रोजन हाइड्रोजन की अभिक्रिया से अमोनिया के निर्माण में ऊष्मा बाहर निकल रही है और जबकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन की अभिक्रिया में NO2 बनता है और ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए माइनस के चिन्ह से बताया गया है। ये तो हुआ लिखने का तरीका ऊष्माशोषी और क्षेपी अभिक्रियाओं का। यदि अभिक्रिया के संपन्न होने में किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है तो उस उत्प्रेरक को लिखने के लिए तीर के निशान के ऊपर संकेतों को लिखा जाता है। जिस उत्प्रेरक को प्रयोग में लिया जा रहा है उसके प्रतीक चिन्ह को लिख दिया जाता है। इस उदाहरण को हम देखते हैं जिसमें एथीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ होती है। इसमें उत्प्रेरक निकल की आवश्यकता होती है जिसे हमने तीर के ऊपर लिखा है और अभिकारकों की आपस में क्रिया के फलस्वरूप निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेन का निर्माण होता है। अब हम जानेंगे रासायनिक समीकरण की विशेषताओं के बारे में। रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का एक संक्षिप्त रूप होता है जिसे देखने पर हमें उस अभिक्रिया के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। जैसे क्रियाकारकों में कौन से अणु भाग ले रहे हैं, उत्पाद में कौन से अणुओं का निर्माण हो रहा है, दोनों तरफ का द्रव्यमान कितना है, ये जानकारी हमें समीकरण से प्राप्त हो जाती है। साथ ही पदार्थों की भौतिक अवस्था के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। भाग लेने वाले क्रियाकारक और बनने वाले उत्पाद की अवस्था कौन सी है, वे ठोस, द्रव, गैस कौन सी अवस्था में है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए किस प्रकार की परिस्थितियों को प्रयोग में लाया जाता है, यानी कितना ताप, दाब और कौन से उत्प्रेरक की ज़रूरत होती है, उसके बारे में भी हमें रासायनिक समीकरण को देख करके पता चल जाता है। समीकरण से अभिक्रिया के ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी होने की जानकारी भी हो जाती है। साथ ही अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या नहीं इसकी भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। रासायनिक समीकरण की कुछ कमियां, सीमाएं भी हैं कि अभिक्रिया की जो संपूर्ण जानकारी है वो हमें समीकरण से प्राप्त नहीं होती है। इसमें भाग लेने वाले क्रियाकारक और बनने वाले उत्पादों की सांद्रता के बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाती है। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जैसा कि हमने अभी जाना कि किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन यदि होता है तो मूल पदार्थ से जो नया पदार्थ बनता है वह नया पदार्थ रासायनिक गुण और संगठन में पूर्णतया भिन्न होता है। इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी किसी पदार्थ में यदि कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्रियाकारकों से उत्पाद बनते हैं, लेकिन क्रियाकारक और उत्पादों का जो कुल द्रव्यमान है वह संरक्षित रहता है। अभिक्रिया के बाईं और दाईं तरफ दोनों जितना द्रव्यमान है वो एकदम बराबर होता है, यानी रासायनिक समीकरण सदैव संतुलित होती है। एक और उदाहरण हम जानते हैं। मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद रंग का चूर्ण बनता है। यहाँ अभिकारकों में मैग्नीशियम के 2 है परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु भी 2 है और उत्पाद बनने के बाद भी इनकी संख्या समान ही रहती है। यानी अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के बाद में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का द्रव्यमान समान रहता है। अभिक्रिया से पूर्व कार्बन का द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन का 32, यानी कुल द्रव्यमान 44 ग्राम और अभिक्रिया होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान भी 44 ग्राम, यानी दाईं और बाईं तरफ द्रव्यमान संरक्षित रहता है, द्रव्यमान बराबर रहता है।
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने पर यौगिकों के परमाणुओं के मध्य बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। अभिकारक आपस में संयोग करते हैं, आपस में वियोजन होता है। अभिक्रिया का एक वेग होता है, उसकी एक प्रकृति होती है। इन सभी के आधार पर हम रासायनिक अभिक्रियाओं को कई प्रकारों में बांट सकते हैं। इन्हीं प्रकारों का हम अध्ययन करेंगे। संयुग्मन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन, या योगशील या योगात्मक अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से ज़्यादा अभिकारक आपस में संयोग करके, आपस में योग करके एक उत्पाद बनाते हैं, इसे हम संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक जो भाग लेते हैं उनके बीच में नए बंधों का निर्माण होता है, नए बॉन्ड बनते हैं और उत्पाद का निर्माण होता है। चूँकि अभिकारकों का एक साधारण योग होता है, इसीलिए इन्हें योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कोयले का दहन, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। दो अलग अलग अभिकारक हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, दोनों का योग होता है और एक उत्पाद यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये एक संयुग्मन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरह से हम एक और उदाहरण देखते हैं, मैग्नीशियम फीते का दहन। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, दो अलग अलग अभिकारक हैं, आपस में योग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का निर्माण करते हैं। तो यह भी एक संयुग्मन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरह से एथीन के हाइड्रोजनेशन को हम देखते हैं। एथीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ होती है तो एथेन का निर्माण होता है। यह भी एक संयुग्मन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या उसके समूह के द्वारा विस्थापित हो जाता है, यानी कि प्रथम अभिकारक के किसी परमाणु या उसके समूह को हटा करके दूसरे अभिकारक का परमाणु उसकी जगह पर आ जाता है, स्थानों का परिवर्तन हो जाता है। इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के जो बंध पहले से बने हुए होते हैं वे टूट जाते हैं और विस्थापित होकर के जो नए परमाणु आते हैं उनके साथ नए बंधों का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह की जो अभिक्रियाएं होती है उसमें बंध टूटते भी हैं और बंधों का निर्माण भी होता है। एक रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं जिसके अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन है, नीले रंग का विलयन है और उसके अंदर जिंक को मिलाया जाता है। जिंक अधिक क्रियाशील धातु होने के कारण कॉपर जैसे कम क्रियाशील धातु को हटा देती है और स्वयं सल्फेट के साथ एक नए बंध का निर्माण करके जिंक सल्फेट का निर्माण करती है और कॉपर अलग हो जाता है। बीकर के अंदर हम देख रहे हैं कि वह निक्षेपित हो जाता है तो उसका रंग भी बदल जाता है, नीले रंग से वह रंगहीन हो जाता है। इस तरह से जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वह कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेती है। तत्वों की क्रियाशीलता के बारे में अधिक जानकारी हमें सक्रियता श्रेणी से पता चलती है। जैसा कि हम श्रेणी के अंदर देख रहे हैं, हाइड्रोजन से ऊपर कुछ तत्व हैं और हाइड्रोजन से नीचे की तरफ कुछ तत्व हैं। जैसे जैसे हम हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ चलते हैं तो धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती जाती है और जैसे जैसे हम हाइड्रोजन से नीचे की तरफ चलते हैं, नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो क्रियाशीलता का क्रम जो है वो घटता जाता है। इस क्रम को हम देख करके बता सकते हैं कि कौन सी धातु किस धातु की तुलना में कितनी क्रियाशील है। जो धातु अधिक क्रियाशील है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है। अब हम जानेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें विस्थापन दो तरह से होता है। अभिकारकों में दो तरह के जो अभिकारक होते हैं, दोनों के परमाणु या उनके परमाणु के समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं, यानी दोनों की जगह बदल जाती है और नए यौगिक का निर्माण होता है। जैसा कि हम उदाहरण में देखते हैं, एक अभिकारक AB, दूसरा अभिकारक CD, तो दोनों के जो परमाणु है आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं और जो नया पदार्थ बनता है वह AD और CB।
दोनों अभिकारकों के कुछ भाग आपस में विस्थापित होते हैं और एक नए प्रकार के उत्पाद का निर्माण हो जाता है। एक रासायनिक समीकरण से हम इसको और भलीभांति समझते हैं। कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड की आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है तो कॉपर सल्फेट का कॉपर और सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH आपस में विस्थापित हो जाता है और बनता है CuOH2 यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट के साथ मिलकर के बनाता है सोडियम सल्फेट। इसी प्रकार का एक अन्य उदाहरण है सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो दोनों जो परमाणु हैं आपस में विस्थापित हो जाते हैं। सिल्वर चला जाता है क्लोरीन की तरफ और नाइट्रेट चला जाता है पोटेशियम की तरफ, तो जो उत्पाद प्राप्त होता है वह सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। अपघटनीय अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक टूटते हैं और नए उत्पादों का निर्माण करते हैं जिनकी संख्या 2 या 2 से अधिक होती है। इसमें एक अभिकारक अपघटित होता है, टूटता है और 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। इन अभिक्रियाओं को हम अपघटनीय अभिक्रियाएं कहते हैं। इसमें अभिकारकों के मध्य में जो बंध बना हुआ होता है वह टूट जाता है और छोटे अणुओं का निर्माण होता है। इसमें अभिकारक अधिक अणुभार वाला होता है और बड़ा अणु होता है, जबकि अपघटित होने के बाद जो उत्पाद बनता है उसका अणुभार कम होता है और वे छोटे होते हैं। किसी भी अपघटनीय अभिक्रिया होने के लिए ताप, विद्युत और प्रकाश इत्यादि उत्तरदायी होते हैं। इसके आधार पर ये अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। विद्युत अपघटन। विद्युत प्रवाह के द्वारा जब यौगिक का अपघटन होता है तो उसे हम विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है। जल का अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अणुओं में विघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड की जलीय अवस्था में ये यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम का निर्माण होता है और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। 2 अलग अलग अणुओं में सोडियम क्लोराइड टूट जाता है। तो यह विद्युत अपघटन की अभिक्रियाओं का उदाहरण है। अब हम देखेंगे ऊष्मीय अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट को यदि 473 केल्विन तक गर्म किया जाए तो वह अपघटित हो जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो यह ऊष्मा के द्वारा अपघटन हुआ है, ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। प्रकाशीय अपघटन में यह अपघटन प्रकाश के द्वारा होता है, प्रकाश ऊर्जा के द्वारा होता है। इसमें यौगिक प्रकाश से ऊर्जा को प्राप्त कर छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। इन अभिक्रियाओं में प्रकाश की उपस्थिति के कारण यौगिक के अपघटन की क्रिया होती है, इसीलिए इसे प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्रकाश ऊर्जा से अपघटित होकर के हाइड्रोजन और ब्रोमीन गैस में अपघटित हो जाता है। अब हम जानेंगे मंद एवं तीव्र अभिक्रियाओं के बारे में। कुछ अभिक्रियाएं बहुत तीव्र गति से संपन्न होती हैं और कुछ अभिक्रियाएं बहुत धीमी गति से संपन्न होती हैं। तो वेग और इसमें लगने वाले समय के आधार पर यह 2 प्रकार की होती हैं, मंद अभिक्रियाएं और तीव्र अभिक्रियाएं। तीव्र अभिक्रियाएं। कुछ अभिक्रियाएं अभिकारकों को मिलाने पर बहुत ही तेज़ी से संपन्न होती है। ये इतनी तेज़ी से संपन्न होती है कि सेकंडों से बहुत पूर्व ही यह पूर्ण हो जाती है। अधिकांशतः ऐसी अभिक्रियाएं आयनिक अभिक्रियाएं होती है जिसके अंदर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच में अभिक्रिया होती है। यह अभिक्रियाएं लगभग 10⁻⁻10 सेकंड में ही पूरी हो जाती है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया यदि हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है और जल बनता है और यह अभिक्रिया 10⁻⁻10 सेकंड में ही संपन्न हो जाती है। इसी तरह से सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाते ही सिल्वर क्लोराइड का श्वेत प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप आ जाता है
यह भी बहुत ही कम समय में बहुत ही तीव्र संपन्न होने वाली अभिक्रिया है। इसी तरह से पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी बहुत तेज़ी से संपन्न होती है, जिसका अर्धायु काल ही 10⁻12 सेकंड होता है। अर्धायु काल कोई भी अभिकारक की आधी मात्रा उत्पाद में जब बदल जाती है, उस समय को हम उस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहते हैं। मंद अभिक्रियाएं। तीव्र अभिक्रियाओं के बिल्कुल विपरीत कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनको पूरा होने में कई घंटे, दिन और कई साल लग जाते हैं। इतनी धीमी गति से संपन्न होने के कारण इन्हें मंद रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगने की क्रिया में कई वर्ष लग जाते हैं। यह एक मंद रासायनिक अभिक्रिया का बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसमें आयरन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के साथ क्रिया करता है और जंग Fe2O3.3H2O का निर्माण करता है। इसी तरह से पोटेशियम क्लोरेट KClO3 की अभिक्रिया भी बहुत समय लेती है। इसी तरह का एक और उदाहरण है, एसिटिक एसिड और एथेनॉल के बीच में रिएक्शन होती है और एथिल एसीटेट का निर्माण होता है, जल का एक अणु बनता है। यह भी एक बहुत ही मंद धीमी गति से संपन्न होने वाली अभिक्रिया है। इस अध्याय के शेष रहे भाग का अध्ययन करेंगे हम अपने अगले वीडियो में। इस अध्याय में जो आज हमने पढ़ा, इसमें हमने जाना कि रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषताएं क्या है, किस प्रकार से उन्हें लिखा जाता है, भौतिक रासायनिक परिवर्तनों के बारे में और कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।